गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने चैप्टर 8 तक पढ़ लिया था। आज हमारा चैप्टर जो है वो 9 नंबर का है। भारतीय कृषि के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं आपको राजस्थान के कुछ बांध है उसकी पिक्चर दिखाती हूँ और मैं बताती हूँ कि ये जो बांध है वो कहाँ कहाँ पर लोकेट है। ठीक है, तो एक बार आप मैप में देखिए और इस मैप को आपको आपके जो खुद मैप खरीदना है या आप अपने हाथ से अगर इस मैप को बना सकते हो तो मैप बना करके और इस डैम को आप लोकेट कीजिए, क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये 6 नंबर का मैप आता है। उसमें कभी मैप में पूछ लेते हैं कि ये बांध कहाँ पर है, ये नहर कहाँ है, ये IGNP कहाँ पर है, ये सबके बारे में। ठीक है, तो मैं एक बार आपको राजस्थान के अंदर डैम बता रही हूँ। उस डैम को आप अपनी कॉपी में कहीं पर बना लीजिएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने मैप्स लोकेट कर रखे हैं आपको, तो इनको आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है कि कौन कौन सा मैप कहाँ कौन कौन सा डैम जो है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इसमें आपको वैसे तो मैंने आपको चंबल नदी पे बताई थी कि चंबल नदी पर 4 बड़े बांध है जिससे राजस्थान को सप्लाई होती है विद्युत, इसके बारे में है। माही बजाज जो है उसके लिए भी मैंने बता दी थी कि सिंचाई की सुविधाएँ सारी दक्षिण राजस्थान में सप्लाई की जाती है। और बीसलपुर बांध के लिए मैंने बताया दिया था कि जयपुर की जो पानी की सप्लाई है वो अजमेर तक के लिए यहाँ से सप्लाई की जा रही है। उसके अलावा अब मैंने आपको एक पांचना बांध बताया था करौली के अंदर, और ये जो पांचना बांध है ये मिट्टी का बना हुआ बांध है और इसके अंदर 5 नदियों के मिलन के ऊपर इस बांध को बनाया गया है। ऐसे करके सारे डैम आपको याद करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, आज भारतीय कृषि के बारे में पढ़ते हैं। मैं कुछ आपको इसके नोट्स बनाए हैं उस नोट्स के द्वारा मैं आपको समझाऊँगी कि किस तरह से हमारी भारतीय कृषि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये है कृषि, और कृषि कितने प्रकार की होती है पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, और भारतीय कृषि किस प्रकार की है वो भी मैं बताऊंगी। थोड़ा सा इसमें धुंधलापन आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अभी सही कर दूंगी। तो हम जो कृषि पढ़ेंगे उस कृषि में 2 प्रकार की कृषि बताई गई है, निर्वाहक कृषि और एक है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाहक जो कृषि होती है उसमें क्या करते हैं कि निर्वाह यानी जीवन के आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती है उसको निर्वाह कृषि बोलते हैं। निर्वाह कृषि में जो आती है एक तो गहन कृषि होती है और एक उसमें वंश। ये देखिए बच्चों, मैं आपको बता रही थी कृषि के बारे में कि जो निर्वाहक कृषि होती है उसमें 2 प्रकार की कृषि की जाती है। एक तो कृषि की जाती है गहन कृषि। अब गहन कृषि क्या होती है और दूसरी की जाती है आदिम कृषि। इन दोनों के बारे में बताऊंगी। गहन कृषि के बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगी, पहले मैं आपको बताती हूँ आदिम कृषि। आदिम कृषि यानी हम आदि मानव जो थे हमारे उस वक्त से ये कृषि की जा रही है। और आदि मानव कृषि या आदिम कृषि जो होती है ये सबसे पुराना तरीका है कृषि करने का। तो आदिम कृषि में भी 2 प्रकार की कृषि की जाती है। एक तो की जाती है स्थानांतरित कृषि और एक की जाती है चलवासी कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या किया जाता है कि जंगल को काट करके और उसमें जो जंगल होता है उसको जला करके और उसकी जो राख होती है उस राख के अंदर फिर जो हमारे बीज वगैरह होते हैं वो बोए जाते हैं। और इस प्रकार इस कृषि को 3 से 4 साल तक किया जाता है लगातार, और फिर बाद में इस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है। फिर वो आगे जाकर भी यही प्रोसेस अपनाता है कि 3 जंगल को काटेगा, फिर उसको जलाएगा और जलाने के बाद में उसमें कृषि करेगा और फिर उस ज़मीन को 3-4 साल के बाद में वापस छोड़ देगा। वापस मतलब उसको छोड़ते क्यों है, ज़मीन को परती क्यों छोड़ते हैं? परती इसलिए छोड़ते हैं कि जो 3-4 साल में हमने कृषि की तो उसका जो उपजाऊपन था वो कम होता चला गया। तो 3-4 साल हम परती छोड़ दो, 3-4 साल बाद जब इसको परती छोड़ देंगे 1-2 साल के लिए, तो वापस भूमि कैसी हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। इसलिए इस प्रोसेस को अपनाया जाता है और ये चक्र सा बन जाता है कि जहाँ कृषि करी और इसको छोड़ दिया, फिर आगे जाके कृषि की, फिर दोबारा लौट करके वहीं पर आकर के वो वापस से फिर से क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो और दूसरी जो कृषि है वो चलवासी कृषि होती है। चलवासी कृषि में भी क्या होता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जा कर के एक घूम करके जो कृषि की जाती है, और ज़्यादातर ये आदि जो वासी लोग होते हैं वो लोग करते हैं इस कृषि को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको निर्वाहक कृषि के बारे में बताती हूँ। मैंने उसकी कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। आप इन चीज़ों जो मैंने आपको ये बना के दिया है ऐसे ही आपको कॉपी में बनाना भी है। ठीक है, ये देखिए निर्वाहक कृषि। निर्वाहक कृषि का जो उद्देश्य होता है वो होता है मुनाफा न कमाना, मतलब कोई लाभ नहीं कमाना होता है, परिवार का सिर्फ भरण पोषण करना होता है। मैंने आपको अभी बताई थोड़ी देर पहले कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस कृषि को मतलब इस कृषि का किया जाता है। ठीक है, तो परिवार का भरण पोषण करना और मुनाफा न कमाना, तो वो कैसी कृषि होती है, निर्वाह कृषि। और इस निर्वाह कृषि को भी 2 प्रकार की बताया गया है। एक तो होती है गहन कृषि और दूसरी होती है आदिम कृषि।
गहन कृषि में क्या बताया कि जहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है और अधिक जनसंख्या के अंदर उस क्षेत्र में क्या की जाती है, कम क्षेत्रफल होता है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की जाती है। जैसे पंजाब है, पंजाब में जो कृषि करने का तरीका है वो गहन कृषि करने का ही तरीका है, क्योंकि वो क्षेत्रफल तो कम है लेकिन वहाँ पे अधिक से अधिक जनसंख्या के लिए क्या करनी है, कृषि करनी है। तो इस प्रकार की कृषि कैसी कृषि कहलाती है, गहन कृषि कहलाती है। तो मैंने थोड़ा सा जो पॉइंट लिखा है वो एक बार ध्यान दीजिएगा कि गहन कृषि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है। अब अधिक गहन से क्या मतलब है, मतलब अधिक घनत्व होता है कि कम क्षेत्रफल और वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हो। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर का स्क्वायर है और उसमें कम से कम 300 लोग रह रहे हो, तो ये कैसा हो गया, घनत्व, ज़्यादा घनत्व हो गया ना। तो वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। और यहाँ पर इस जो कृषि में जो होती है वो कृषि की जोतें कैसी होती हैं, आकार में छोटी होती हैं। ठीक है, मैंने पंजाब का उदाहरण दे दिया है आपको। और कम तकनीकी तथा घरेलू श्रम के प्रयोग से वर्ष में एक से अधिक फसलें इसमें क्या की जाती हैं, बोई जाती हैं। मतलब तकनीकों का कम प्रयोग किया जाता है और सिर्फ घरेलू मतलब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अपन की जो आवश्यकता होती है फसलों की, उसी की कृषि की जाती है। और एक साल में कम से कम 2 या 3 बार फसलें बोई जाती है इसके अंदर। तो ऐसी कृषि कैसी कृषि कहलाती है, निर्वाहक कृषि कहलाती है। और निर्वाहक में भी कौन सी कृषि कहलाती है, गहन कृषि कहलाती है। अब इसी का जो दूसरा टाइप है वो आदिम कृषि है। आदिम कृषि मैंने बता दिया है कि ज़्यादातर ये आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है और जनजातीय लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से की जाती है। मतलब इनके पास में कोई टूल्स या टेक्निक्स नहीं होती हैं। जैसे मतलब ट्रैक्टर नहीं होता इनके पास में बैल होते हैं, बैल के साथ में हल होते हैं। ठीक है, कुदाल होती है, खुरपा होता है, इनसे ही कृषि करते हैं, परंपरागत तरीके से करते हैं, प्राचीन तरीके से करते हैं। ठीक है, इसमें भी ये 2 प्रकार की होती हैं। तो आदिम जो कृषि है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित में ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि वनों के कुछ भाग को काट करके जला दिया जाता है और 3 से 5 वर्ष तक इसमें लगातार कृषि की जाती है और उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जाता है। और धीरे धीरे 1 से 2 साल, एक साल में ज़्यादा फसल होगी, फिर दूसरे में कम होगी, फिर तीसरे में कम होती चली जाएगी। ऐसे करते करते लास्ट टाइम में क्या होती है, फसल की जो उत्पादकता वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि उसकी उर्वरक क्षमता जो है भूमि की वो कम हो जाएगी, है ना। तो ऐसी कृषि को एक नाम और दिया जाता है, कर्तन या दहन कृषि। इस कृषि को नाम क्या दिया जाता है, कर्तन या दहन कृषि। और दूसरी जो नाम बताया था मैंने आपको, चलवासी कृषि। लेकिन इस कृषि जो स्थानीय कृषि है, इसको कुछ क्षेत्रीय जगहों पर या कुछ क्षेत्रीय स्थानों पर कुछ और नाम से पुकारा जाता है स्थानीय कृषि को, स्थानांतरित कृषि को। जैसे झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि कहाँ पर बोलते हैं इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी यूपी वाले क्षेत्र में जाओगे आप, यूपी में जाओगे, बिहार में जाओगे, तो इस कृषि को बोलेंगे झूमिंग कृषि। और स्थानांतरित कृषि को दूसरी जो बोलेंगे वालरा। अब वालरा जो बोलेंगे वो इसको बोलेंगे राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में भी वालरा को 2 जगह पे अलग अलग बोला। राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र में तो चिमाता बोलते हैं और मैदानी भाग में दजिया बोलते हैं। वालरा राजस्थान में बोलते हैं, राजस्थान के 2 भागों में है, पर्वतीय भागों में तो इसको चिमाता बोलते हैं और मैदानी भागों में इसको दजिया बोलते हैं। ठीक है, ये तो क्षेत्रीय नाम हो गए। तीसरा ब्राज़ील में इसको रोका बोलते हैं। ब्राज़ील में इसको क्या बोलते हैं, रोका, है ना। और श्रीलंका में इसको चेन्ना बोलते हैं। श्रीलंका में इस आदिम जो कृषि है या स्थानांतरित कृषि है, इसी को क्या बोलते हैं, चेन्ना बोलते हैं। तरीका वही है कि जंगल को जलाएंगे और उसमें 3-4 साल तक कृषि करेंगे, यानी स्थानांतरित। और ये सब कौन कर रहा है इस कृषि को, इसको जनजातीय लोग या आदिवासी लोग कर रहे हैं। ठीक है, मलेशिया या इंडोनेशिया में इसको लदांग बोलेंगे और थाईलैंड में इसको तुमुरी बोलेंगे। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना। और मैंने इसमें आपको जो दे रखे हैं, ये मैं आपको नोट्स जो PDF है इसका सेंड कर दूंगी, तो आप इसके एक वो बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हमने स्थानांतरित कृषि के क्षेत्रीय नाम भी पढ़ लिए, स्थानांतरित कृषि के बारे में जान लिया। अब गहन कृषि जो आदिम कृषि है उसी का दूसरा टाइप था, वो दूसरा टाइप है चलवासी कृषि। अब चलवासी कृषि क्या होती है, मैंने आपको बताया ही था अभी जस्ट। चलवासी कृषि क्या होती है कि होती ये भी स्थानांतरित है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, पशु भी साथ में होते हैं इनके पास में। और ये क्या करते हैं, अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं जहाँ पर मतलब बारिश की कमी होती है, उन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, शुष्क या जैसे मान लीजिए अपने पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान हो गया अपने, अगर आप जाओगे तो अपने अरब के क्षेत्र हो गए, है ना, मिस्र हो गया, इनमें इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसको चलवासी कृषि कहते हैं। ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन में क्या करते हैं, ये दुधारू जो पशु होते हैं उनके साथ में रहते हैं। जैसे
गाय हो गई, बैल हो गए, भेड़ हो गई, ऊँट हो गए, ये सब कैसे पशु होते हैं कि पालतू पशु होते हैं और ये अपने साथ में इनको लेके चलते हैं, क्योंकि दो काम करते हैं ये बोझा ढोने का भी काम करते हैं और साथ में ये कृषि के अंदर भी क्या करते हैं, इनका सहयोग करते हैं। जैसे बैल तो मैंने बताया था, जोत वगैरह के अंदर जो हल चलाने का काम करता है वो कौन करता है, बैल करता है। ठीक है, तो चलवासी कृषि जो होती है शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है। पशुपालन, स्थानीय लोग पशुओं के साथ जल तथा चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके प्रवास करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे ही गर्म मौसम हुआ तो ठंडे स्थान पे चले जाएंगे और वहाँ पे ठंडी पड़ेगी तो दूसरे वापस गर्म स्थान पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका क्या करता है, जीवन का चक्र चलता रहता है। तो अपने यहाँ पर चलवासी कृषि कहाँ की जाती है, पश्चिमी राजस्थान में, जैसे जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इन क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, अरब के अंदर बात करें तो अरब के अंदर जैसे अपने सऊदी अरब का क्षेत्र है वो पूरा चलवासी कृषि ही होती है वहाँ पर। फिर आएंगे हम कि और जम्मू कश्मीर में ये कृषि की जाती है, क्योंकि क्या होता है कि मैदानी भाग में जब ठंड पड़ने लगती है तो ये पहाड़ियों पे मैदानी भाग में जब बारिश का होता है तो ये पहाड़ी क्षेत्र चले जाएंगे, पहाड़ी में जब ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिरती है तो ये मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ये कृषि की जाती है। और इसमें भूमि का जो उपयोग किया जाता है, कृषि के अंदर भूमि का जो उपयोग किया जाता है भारत में अपने, तो वो किया जाता है, भारत की कुल भूमि का 46.6% भाग शुद्ध बोया जाता है। शुद्ध बोयाने का मतलब हो, मतलब कि इसमें बीजों को डाला जाता है। इसके अतिरिक्त 5% अपने यहाँ पर भूमि बंजर है। अगर भारत की बात कर रही हूँ मैं ना, तो भारत में भारत की कुल जो भूमि है 100% में से 46.6% तो शुद्ध बोया जाता है इसमें। 5% भूमि हमारी बंजर है। 7.6% भूमि परती छोड़ रखी है। परती मैंने आपको बताया था क्या होता है कि 3-4 साल कृषि कर ली और फिर अब उसको 2-3 साल के लिए परती छोड़ दिया कि फिर बाद में आके कृषि करेंगे। और 4% यहाँ पर क्या है, स्थायी चारागाह है। स्थायी चारागाह का मतलब होता है जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, उसको चारागाह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। भारत एक कृषि प्रधान है, तो हम सब जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें 70% लोग अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भारत को कैसा देश बोला गया है, कृषि प्रधान देश बोला गया है। तो अब इसका प्रतिशत थोड़ा और कम हो गया है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है। ये आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी क्या होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधी कार्य किए जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में 58% जनसंख्या जो है वह कृषि पर ही निर्भर है, यानी कि किसान लोग, या फिर अपन कहें कि भारत की जनसंख्या की 58% जो जनसंख्या है सिर्फ किस काम को कर रही है, वो कृषि का काम को कर रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, जो विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो मैंने बताया कि 51% भारत के कुल क्षेत्र के 51% भाग पे कृषि की जाती है, जो विश्व के अंदर, यानी हमारे 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में जो बड़े बड़े देश हैं उसमें सबसे प्रथम स्थान जो रखता है क्षेत्रफल कृषि के भू उपयोग में, वो रखता है भारत, विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जीडीपी होता है कि हमारे देश में, देश की सीमाओं के अंदर कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को कितने क्षेत्रफल पे कार्य किया जा रहा है, उससे क्या क्या उत्पादन किया जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है। मैं सुनना वापस से, आगे पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद भी क्या होता है। अभी आपको मैं कृषि में पढ़ा रही हूँ, तो ये समझ लीजिए कि सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी भारत की सीमाओं के अंदर किसी क्षेत्र की पे कोई चीज़ को उत्पादन किया जाता है या एक निश्चित समय में किसी चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है, तो उसमें कृषि का क्या योगदान है। तो 1950-51 में कृषि का योगदान था 52.2%। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कितना प्रतिशत था, 52.2% था। कब, 1950-51 में। लेकिन अब वर्तमान में अगर आप बात करोगे तो प्राथमिक क्षेत्र से अब लोग कहाँ जा रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। अब किसान भी क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों को बेच करके मतलब कि कोई नौकरियां कर रहा है, कोई और अन्य कार्य करने, कोई बिजनेस करने लगे, यानी कृषि कार्य कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो वर्तमान की बात करूँ 2019 के हिसाब से, तो कृषि का योगदान जीडीपी के अंदर 17% ही रह गया। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में जीडीपी के अंदर कृषि का जो योगदान रह गया है वो 17% है, जबकि 1950-51 यानी आज़ादी के बाद 52.2% था। इसका कारण यही है कि अब लोगों का जो मानस है वो ये हो गया है कि कृषि कार्य में क्या होती है, मेहनत अधिक होती है। तो मेहनत अब आज के जो वर्तमान पीढ़ी है वो कम करना चाहती है, और
इसमें क्या होता है कि मेहनत तो है ज़्यादा और पैसा है कम। और तृतीय क्षेत्र में या फिर सेवा के क्षेत्र में हम जाते हैं तो मेहनत तो है कम और पैसा है ज़्यादा, तो इसलिए लोगों का रुझान किस साइड होता जा रहा है, तृतीय क्षेत्र की ओर होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि भारत में फसलों का वर्गीकरण, यानी भारत में जो फसलें उगाई जाती हैं वो मतलब किस तरह से उसका वर्गीकरण किया गया, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो मैंने देखो इसमें बना रखा है कि वर्गीकरण कैसे किया गया हमारे भारत की कृषि को। तो एक तो किया गया जलवायु के आधार पर और एक किया गया है उत्पादन उद्देश्य के आधार पर। जलवायु के आधार पर कैसे किया गया है, ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे जो भारत की जलवायु है वो मानसून प्रकार की है, यानी मानसून यानी बारिश होएगी तो यहाँ पर पानी आएगा तो जिस क्षेत्र में पानी की कमी है फिर वहाँ पर पानी गिरेगा और फिर ज़मीन को क्या किया जाएगा, बोया जाएगा। ठीक है, तो भारत की जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की है। तो जलवायु के आधार पर कृषि की जाती है हमारे यहाँ पर। और दूसरा किया जाता है उत्पादन के उद्देश्य कि किस कृषि को या किस फसल को उगाया जाए ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो हमको आमदनी हो, यानी पैसा मिले हमको, रुपया मिले हमको। ठीक है, तो पहला मैं आपको जलवायु के आधार पे बता देती हूँ। तो जलवायु के आधार पे हमारे 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। एक तो बोई जाती है खरीफ की फसल, एक बोई जाती है रबी की फसल और एक बोई जाती है जायद की फसल। खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो खरीफ की फसल में जो हमारे यहाँ फसल बोई जाती है वो वर्षा काल में बोई जाती है। जैसे अभी मानसून चल रहा है, अभी मानसून बारिश खत्म हो जाएगी, लोगों ने अब क्या कर दिया है, खेतों में अपने हल चला दिए हैं। अब हल चलाने से क्या होगा, ज़मीन तक अंदर पानी चला जाएगा, फिर बारिश थोड़े से कम हो जाएगी तो उसमें बीज को बो देंगे, फिर फसलें लहलाने लग जाएगी और 3 महीने बाद में फसलों को क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो ये जो फसल बोई जाएगी खरीफ की वो वर्षा काल में बोई जाएगी। ठीक है, तो वर्षा काल में जो फसलें बोई जाती हैं उनके मैं नाम बताती हूँ कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। पहली बोई जाती है चावल, दूसरा बोया जाता है कपास, तीसरा मक्का, जूट, बाजरा और सोयाबीन। ये कैसी फसल है, देखो क्वेश्चन आता है कि जो सोयाबीन है वो कौन सी फसल का या कौन सी कृषि का या कौन सी मतलब काल का फसल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि खरीफ का है और वर्षा काल का है। ठीक है, दूसरी बोई जाती है रबी की फसल बोई जाती है, ये बोई जाती है शीतकाल के अंदर, यानी इस फसल को काट लेंगे, 1 महीने के लिए भूमि को परती छोड़ेंगे और फिर उसके बाद में कौन सी फसल को बो दिया जाएगा, रबी की। और रबी की में सबसे ज़्यादा बोया जाता है गेहूं को। ठीक है, अब गेहूं है, सरसों है, जौ है, चना है, अफीम है, ईसबगोल है ना। तो ये सारी फसलें किसकी हैं, शीतकाल की हैं और रबी की फसल है। जायद की फसलें कौन सी होती हैं, जो ग्रीष्म काल में ही बोई जाती हैं। और इसमें ज़्यादातर कैसी फसलें होती हैं, इसमें फसलें जो होती हैं ज़्यादातर सब्जियां होती हैं। जितनी भी सब्जियां आप खाते हो ये ग्रीष्म काल में बोई जाती हैं। चारा होता है इसके अंदर, मूंग होते हैं, मूंग आपने खाया हो, दाल होती है मूंग की दाल, और मूंगफली होती है। और मूंग और मूंगफली ध्यान रखना खरीफ की फसल में आते हैं दोनों। तो ये तो हो गई हमारी जलवायु के आधार पर। फिर दूसरी जो हमारी फसल है वो उत्पादन उद्देश्य के आधार पर है। अब उत्पादन उद्देश्य के आधार पर मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि कौन सी कृषि करें हम जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन हो और अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त हो। तो पहला तो खाद्यान्न फसलें बोएंगे। अब खाद्यान्न फसलों में ध्यान रखना सर्वाधिक भारत के अंदर चावल बोया जाता है ना, और सर्वाधिक उत्पादन भी किसका होता है, चावल का होता है। दूसरा हमारे यहाँ पे बोया जाता है तिलहन होता है जिसमें तेल निकाला जाता है। अब तिलहन में, अब आपको मालूम है तिलहन की फसल के तिल की फसलों को खाया भी जाता है और तिल की फसलों से तेल भी निकाला जाता है। और तिल की फसलों को जो बचा हुआ जो उनका जो खल होती है या उसका बचा हुआ मटेरियल होता है उसको जानवरों को भी खिलाया जाता है। ठीक है, तो तिल में कौन कौन से आ जाएंगे, तिल आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा और सरसों आ जाएगा। इसके अलावा सूरजमुखी आ जाएंगे। ये सब तरह की जो फसल है ये तिलहन में आती हैं। फिर उसके बाद में आएंगी व्यापारिक फसलें और नकदी फसलें। ये वो फसलें हैं जिसको सबसे महंगी भी होती हैं और सबसे ज़्यादा इसमें मुनाफा भी कमाया जाता है। और व्यापारिक और नकदी फसलों में अगर मैं बात करूं तो कपास है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अफीम है। अफीम भी बहुत ध्यान रखना क्योंकि अफीम से हमारे यहाँ पे दवाइयों के लिए प्रयोग में किया जाता है। और इसके अलावा गन्ना है। ये सारी फसलें कैसी हैं, नकदी फसलें हैं। और मैं आगे इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगी कि ये फसलें जो मैं बता रही हूँ आपको कि व्यापारिक फसलें हैं, तो व्यापारिक फसलों में कौन कौन सी फसलें आते हैं एक बार आप रीड करें थोड़ा सा। जैसे गन्ना हो गया, इसके अंदर कपास मैंने आपको बता ही दिया है ना सर्वाधिक, और
तिलहन भी इसमें आ जाता है, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, ये जितनी भी फसलें हैं ये व्यापारिक फसलें हैं, यानी इसको उगाया जाता है और अधिक से अधिक इससे क्या कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है। और अगर मैं बात करूं कि अर्थव्यवस्था में व्यापारिक जो कृषि है या व्यापारिक फसलें जो हैं उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है ना। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। कल मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी कि किस फसल को किस टेम्परेचर किस तापमान पे बोया जाता है और कब उसको काटा जाता है, काटने का टेम्परेचर क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगी मैं आपको। और सर्वाधिक फसल हमारे भारत में कौन सी होती है ये भी मैं आपको बता दूंगी। और खरीफ की फसल का जो टाइम है वो कौन सा है और रबी की फसल का टाइम है जो वो कौन सा है। ये तो मैंने बता दिया कि वर्षा काल में खरीफ बोई जा रही है और शीतकाल में रबी बोई जाती है और ग्रीष्म काल में क्या बोई जाती है, अपने यहाँ पर जायद बोई जाती है, ठीक है। तो कल अपन बात करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, कल आप इस नोट्स को अच्छी तरह पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन इसी वाले उससे आते हैं और ये नोट्स को आप ऐसे कैसे कॉपी में उतार लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।